सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। सभी लोग को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग नेत्र बस्ती, बहुत सारे वैद्य लोग देते हैं नेत्र बस्ती, इस पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। कुछ तो प्रॉब्लम हो रहा है, यहाँ स्पॉटलाइट क्यों नहीं हो रहा? तो नेत्र बस्ती जो है आप सभी वैद्य लोग करवाते ही होंगे। यहाँ मेरा फोटो क्यों नहीं आ रहा? हाँ, तो हम लोग ना नेत्र बस्ती पे बात करने वाले हैं। एक मिनट रुक जाइए। कुछ तो नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा है या कुछ तो सेटिंग में प्रॉब्लम हो रहा है। चलिए, तो अभी हम लोग उस पे बात करते हैं, मेन मुद्दे पे बात करते हैं। आप लोग मुझे तो देखे ही हैं, वो मैं बाद में दिखाऊंगा अपने आप को। नेत्र बस्ती जो है यह आयुर्वेद का चिकित्सा का एक भाग है। आंखों को जब हम तर्पण करते हैं तो उससे आंखों को बहुत सारा बेनिफिट मिलता है। हम इसी से रिलेटेड बहुत सारे केसेस के बारे में भी चर्चा करने वाले हैं। और आप लोग भी अनुभवी वैद्य लोग हैं, आप लोग भी जरूर बताइए आप लोग का क्या मतलब इस पे अनुभव है। एक मिनट रुक जाइए, मैं दिखा रहा हूँ। चलिए, तो मुझे ये बताना है कि आंखें जो है हमारी, फिर कर्ण है, कान, नाक, जिह्वा और त्वचा, ये पंच ज्ञानेंद्रिय बोला जाता है। आंखें जो है वो प्रमुख हमारी ज्ञानेंद्रिय है। उससे हमें रूप और रंग का दर्शन होता है। तो निसर्ग में जितना भी सौंदर्य है, ये हमें उसकी जानकारी या उसका अनुभव जो है वो हम आंखों से जब देखते हैं तभी हमें पता चलता है। या फिर हमें कुछ पढ़ना होता है या कुछ लिखना होता है, या सामने कोई कौन सा व्यक्ति है उसको उसकी भावना जानना है, तो हम आंखों से ही पहचान लेते हैं। आंखों ही आंखों में जो है ना, नजरों से ही सब कुछ मिलता है। तो जिस इंसान को आंखों से नहीं दिखता है, तो वह तो निसर्ग का और जीवन का जो असली आनंद है वो आनंद नहीं ले सकता है। इसलिए आंखें जो रहती है उसका महत्व हमें समझ आता है। दूसरा क्या है कि ये जो हमारा जो भारतीय संस्कृति है उसमें हम लोग स्त्री को महान मानते हैं, बहुत मातृत्व, वात्सल्य, करुणामयी मानते हैं। तो ऐसे बोलते हैं कि स्त्री के आंखों में ही सब कहानी रहता है, दर्द रहता है, आंखों में ही अमृत रहता है, आंखों में पानी, नयनों में पानी रहता है, कुछ ऐसे बातें रहती है। और आंखों से ही वह किसी को भी, पराक्रमी से पराक्रमी पुरुष है उसको केवल देख ले। लोग बोलते हैं कि स्त्रियों का दिमाग घुटने में होता है। स्त्रियों का दिमाग घुटने में नहीं होता है, उसके नजरों में होता है। वो अगर किसी को भी वश में करना चाहे ना, तो केवल आंखों से देख ले और स्माइल कर दे तो वह उसके वश में हो जाता है। इतना पावर है स्त्रियों के आंखों में। ये तो अलग बात हो गया, ये जो मैंने बताया। तो आंखें जो रहती है ना, ये हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण इंद्रिय है। तो हमारे पास ना बहुत सारे पेशेंट ऐसे आते हैं कि कुछ बोलते हैं कि हमें बहुत सालों से आंख में आंसू ही नहीं आ रहे हैं,
ड्राई आई सिंड्रोम, आंखें पूरी ड्राई हो गई है और उसकी वजह से दिखना थोड़ा कम हो गया है, ब्लड विजन हो गया है। दूसरी तरह से आंखें जो रहती है ना, आंखों के पलके हैं वह ऊपर नीचे अच्छे से नहीं हो पाती हैं। और कभी कभी जो आंखों के पलकों के जो बाल होते हैं उससे जख्म होते हैं बार बार आंखों में, और बर्निंग भी होता है, जलन भी होती है। ऐसे हमारे पास बहुत तरह, अलग अलग तरह के पेशेंट आते हैं। और आंखों को बंद करना, पलकों को बंद करना कभी कभी बहुत कठिन हो जाता है, कभी कभी रात रात भर नींद नहीं आती है। तो ऐसे तो देखा जाए तो जो मेट्रोपॉलिटन सिटी है उसमें ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ रही है, क्योंकि लोग लैपटॉप पे, मोबाइल पे घंटों लगे रहते हैं। मोबाइल पे तो इंस्टाग्राम और यूट्यूब देखते रहते हैं, रील्स देखते रहते हैं, कंटिन्यू देखना। उसकी वजह से अति योग जो होता है, और हम लोगों ने पढ़ा है कालार्थ कर्मणा योगो हीन मिथ्याति मात्र का, मिथ्या योग भी हो रहा है और अति योग भी हो रहा है। उसके वजह से आंखों का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। सारधर्मिता बढ़ती है, रुक्षता बढ़ती है, हीट बढ़ता है आंखों में। तो जो आंखें हैं वो मज्जा धातु से बनी हुई हैं। अब मज्जा धातु है, उसमें स्नेह रहता है, वो अगर ज्यादा ओवर यूज होगा, बात बढ़ेगा, तो आंखों में ड्राइनेस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो एलोपैथी डॉक्टर्स क्या करते हैं, आंखों का कोई भी प्रॉब्लम है तो विटामिन की दवाइयां दे देते हैं और ड्रॉप्स दे देते हैं। तो या फिर लैक्रिल आई ड्रॉप्स दे देते हैं। तो उससे लुब्रिकेशन होता है, लेकिन फिर 7-8 दिन के बाद फिर से वो प्रॉब्लम होने लगती है। तो ड्राई आई सिंड्रोम हो गया, आंखों में स्ट्रेन पड़ रहा है, हैवीनेस हो रहा है, इसका परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है एलोपैथी साइंस में। और यही आंखों में ड्राइनेस बढ़ते गया तो ऑप्टिक नर्व का डिस्ट्रॉफी होता है, आंखों में ये जो मैकुलर डीजनरेशन होने लगता है, रेटाइनल डिटैचमेंट होने लगता है, धुंधला दिखाई देने लगता है, ऐसे बहुत सारा प्रॉब्लम होने लगता है। तो और कुछ लोगों को जिनको अम्ल पित्त का तकलीफ होता है उनको तो हमेशा आंखों में दर्द रहता है। अम्ल पित्त भी कारण होता है आंखों में दर्द होने का, या चश्मा लग गया है, नंबर बढ़ गया है, उसकी वजह से भी आंखों में दर्द होता है। बहुत सारे कारण होते हैं, आंखों में दर्द होता है। आयुर्वेद में दवथु शब्द बोला है कि जहाँ पे इंद्रियों में बर्निंग हो रहा है, या नेत्र दाह बोलते हैं, नेत्र शूल बोलते हैं। तो हम लोग रोगियों का जब हम हिस्ट्री लेते हैं तो हमें पता चलता है कि पेशेंट हमारे जो हैं रात को 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे तक मोबाइल पे लगे रहते हैं, जागे रहते हैं, और खाने का भी टाइम ठीक नहीं रहता है। और ये 10-12 साल से कंटिन्यू हो रहा है। अति योग जो हो रहा है वो अति योग तो एक दिन भी हो रहा है, और कंटिन्यू बहुत सालों से हो रहा है अति योग। तो और ये कम एज में भी हो रहा है, मतलब 24, 25, 26 साल के एज में भी हो रहा है, बूढ़े लोगों को भी हो रहा है। दूसरा क्या है कि पेशेंट लोग जो आते हैं वेजिटेरियन भी होते हैं, लेकिन नॉनवेज खाने भी वाले लोग रहते हैं, तो उसमें बहुत ज्यादा तीखा मसाला, गरम मसाला, लाल मिर्ची, जो वातवर्धक चीजें हैं उसका सेवन करते हैं। और जो एलोपैथी डॉक्टर्स लोगों ने एक कॉन्सेप्ट निकाला है कि आप बिल्कुल भी घी और तेल ना खाएं। घी तेल अगर खा लेंगे तो आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। तो जो कॉन्सेप्ट आ गया है ना कि घी तेल नहीं खाना है, उससे भी मज्जा धातु है वह सूखते जाता है। हमारे सर ये बताते हैं कि हमारा जो ब्रेन है ना, वो 2.5 ग्राम हर साल कम होते जाता है, उसमें एट्रोफिक चेंजेस होने लगते हैं। जितना ब्रेन में एट्रोफिक चेंजेस हो रही हैं हर साल, इसलिए आयुर्वेद में बस्ती बोला है कि हर वर्षा ऋतु में बस्ती लेना चाहिए, ग्रीष्म में बस्ती लेना चाहिए। तो आंखों के लिए क्या देना चाहिए, तो उसके लिए हम लोग नेत्र बस्ती, नेत्र तर्पण ऐसे कराते हैं। क्योंकि पेशेंट लोग का जो खाना पीना रहता है तो उसमें चटनी बहुत ज्यादा रहता है, अचार रहता है, पापड़ रहता है, और दाल ज्यादा सेवन करते हैं क्योंकि हाई प्रोटीन डाइट खाई चाहिए। उस तरह से खाने का टाइम फिक्स नहीं रहता है, बिना भूख के भी खा लेते हैं। अध्यशन होता है, विरुद्धासन होता है, विषमासन होता है, वेगावरोध होता है, निद्रा का वेग आ रहा है लेकिन टाइम पे सो नहीं रहे हैं। उसी तरह और जो पुराने जमाने के जो लोग थे, आप लोग एनालिसिस करिए कि पुराने दादा परदादा, नाना परनाना, वो सब लोगों को चश्मा नहीं लगता था। आजकल तो जो नए जनरेशन है, बच्चा जन्म लिया कि चश्मा लग गया। उसी तरह से खाने में बहुत ज्यादा ग्रीन लीफी वेजिटेबल जो है उसका सेवन ज्यादा हो रहा है कि फाइबर रहे, पेट साफ हो। वो आंखों को खराब करता है, ज्यादा ग्रीन लीफी वेजिटेबल भी नहीं खाना चाहिए। उसी तरह से कुछ लोग चाय बहुत ज्यादा पीते हैं, 7-8 कप तो नॉर्मल है, कभी कभी 30-30, 40-40 कप दिन भर में चाय पी लेते हैं। तो पित्त प्रकोपक आहार हुआ, गुटखा, मावा, फिर पान पराग, ऊंचे लोग ऊंची पसंद, बोलो जुबा केसरी, ये जो दिखाया जा रहा है वो सब जो कषाय रस की चीजें खाया जा रहा है, मतलब जो सुपारी और निकोटिन तंबाकू वाला चीज खाया जा रहा है। और अति जागरण,
ये और भी बहुत सारे कारण होते हैं, आप लोग बताएंगे। इसकी वजह से आंखों में प्रॉब्लम होती है, या लैपटॉप पे दिन भर काम करते रहना, आंखों को थोड़ा भी रेस्ट नहीं देना, मोबाइल में भी लगे रहना दिन भर, तो विहार में रात्रि जागरण हो गया, और उससे वात प्रकोप हो गया, और आंखों में फिर ड्राइनेस आने लगता है। उसी तरह से पित्त प्रकोपक आहार है, विहार है, और रात्रि जागरण है, तो वहां पे आलोचक पित्त जो रहता है उसकी दृष्टि हो जाती है। पित्त और वायु के प्रकोप की वजह से आंखों में जो रुक्षता आ जाती है, उससे आंखें की पलकें भी ड्राई होने लगती है, क्योंकि वहां पर भी स्नेहन चाहिए उनके रूप पे, वह भी नहीं मिलेंगे। आंखों का जो बाल है, पलकें हैं, वो बहुत ड्राई होती है, और वो इंजरी करती हैं, उससे जख्म वगैरह होने लगता है। तो जब जिन लोगों को मालूम है कि आयुर्वेद में पंचकर्म में हम लोग नेत्र बस्ती करते हैं, तो हम लोग नेत्र बस्ती करते हैं, शिरोधारा करते हैं, स्नेहन करते हैं, स्वेदन करते हैं, नॉर्मल अनुवासन बस्ती देते हैं, तो इससे बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। इसी के अंतर्गत आता है नेत्र तर्पण या नेत्र बस्ती। इसमें उड़ीद का आटा का हम लोग ऐसे बनाते हैं जैसा आप लोग को दिख रहा है, और हम चारों ओर कर देते हैं, क्योंकि उड़ीद में चिकनाहट रहती है, थोड़ा सा स्निग्धता रहता है, और हम आंखों के बीच में एक ऐसा बाउंड्री वॉल बना देते हैं किनारे किनारे पे, और उसमें हम त्रिफला घृत है, जीवनत्यादि घृत है, नॉर्मल घी है, पेशेंट के कंडीशन के हिसाब से जीवनीय घृत है, वो हम लोग भर देते हैं। तो इसमें 30 मिनट से 45 मिनट, किसी किसी को 15 मिनट तक वो हम लोग डालते हैं। तो इससे जब नेत्र तर्पण होता है, तो आंखें जो है, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग, वो रास्ता है आंखों को तर्पण करने का, मज्जा को स्नेहन मिलता है, तो नेत्रों को जब तर्पण मिलता है, तो इससे बहुत सारा प्रॉब्लम ठीक हो जाता है। दूसरा है कि पेशेंट लोग को जिनको आंसू नहीं आ रहा है, लेक्रिमल ग्लैंड भी सूख गया है, लेक्रिमल डक्ट सूख गया है, उनका आंसू आना, स्त्रोतोजन्य जो रुक्षता बढ़ी है, वो भी ठीक हो जाता है। इसी तरह से किसी को स्ट्रेस बहुत ज्यादा रहता है, तो वह भी ठीक हो जाता है। और दूसरा तो इंटरनल हम दवाइयां देते ही हैं, जैसे कि जटामंसी है, मतलब जैसे स्ट्रेस है बहुत ज्यादा, तो जटामंसी है, निद्राकर दवाइयां देते हैं, आमलकी देते हैं, प्रवाल देते हैं, यष्टि देते हैं, शतावरी देते हैं, अविपत्तिकर चूर्ण देते हैं, वो सब हम इंटरनल दवाइयां देते हैं। लेकिन यहाँ पर अभी नेत्र तर्पण के बारे में बात कर रहे हैं, तो त्रिफलादि घृत जो है, वो भेषज रत्नावली में चक्षु रोगाधिकार में बताया है, 64 अध्याय में 249 से 251 नंबर का श्लोक है, इसमें बताया है। और ये खास नेत्र तर्पण के लिए बताया, और इंटरनल खाने के लिए बताया। तो ये बताया कि त्रिफलाया दत्त प्रस्थम, प्रस्थम भृंगरजस्य च, वृषश वृषस्य च रक्त प्रस्थम शतावरिश्च तत्समम, अजाशीरम गुड़च्याश्च आम्लक्या रसम तथा प्रस्थम प्रस्थम समहरत्वम सर्वरेभि घृतम पचे, कलका कणासिता द्राक्षा त्रिफला नीलमुत्पलम मधुकम क्षीर काकोली मधुपर्णी निदग्धिका। मतलब इसमें जो प्रमाण बताया है, उसके हिसाब से हम लोग गोघृत 750 ग्राम लेते हैं, एक प्रेस 750 ग्राम, भिंगराज का स्वरस एक प्रेस 750 ml, गुडूची का कषाय 750 ml, आमलकी का कषाय 750 ml, पिपली का फल जो है वो 17 ग्राम, त्रिफला का काढ़ा 750 ml, पासा स्वरस 750 ml। पासा जो है वो आंखों के लिए बहुत अच्छा है, आलोचक पित्त पे उसका बहुत अच्छा काम होता है। उसी तरह से शतावरी का क्वाथ 750 ml, बकरी का दूध है 750 ml, हरितकी की फल मज्जा है 17 ग्राम, बेहड़ा है उसका फल मज्जा 17 ग्राम, यष्टि मधु का मूल है 17 ग्राम, यष्टि मधु भी चक्षुष से बताया गया है। उसी तरह से नीलकमल 17 ग्राम, क्षीर काकोली 17 ग्राम। इसका हम नेत्र तर्पण करते हैं। जिन लोगों ने किया है या देखा है, उनको पता है कि इससे कितना फायदा होता है। जिसको नाइट ब्लाइंडनेस है, या रिटाइनल पिगमेंटोसा है, या ड्राई आई सिंड्रोम है, या तिमिर है, नेत्र शुष्कता है, दृष्टि मांद्यता है, रक्त की दुष्टि है, रक्तस्राव होता है, और पित्त की दुष्टि है, सब इससे ठीक हो जाता है। तो इस बारे में आप लोग कुछ बोलना चाहेंगे? और आदरणीय डॉक्टर प्रमोद मिश्रा जी, आपको मैंने लिंक दिया है व्हाट्सएप पे, आप जो कल रक्तार्श पे कुछ बताना चाहते थे, आपका स्वागत है। एज ए गेस्ट लेक्चर हमारे सेशन में जुड़ जाइए सर। आप अगर मेरी बात सुन पा रहे हैं, आप फेसबुक पे हैं, वॉचिंग दिख रहा है, आप अगर जुड़ जाएंगे लिंक से, जूम से, तो आप आइए, और आपका मैं ये कर देता हूँ स्पॉटलाइट, आप बता सकते हैं रक्तार्श पे। इस पे नेत्र तर्पण जो रहता है, इसमें ब्लड विजन जो रहता है, जो धुंधला दिखाई दे रहा है, उस पे काम होता है। ड्राइनेस ऑफ आईज पे,
कंप्यूटर विजन सिंड्रोम, ये बीमारी बढ़ रही है। सिंड्रोम मतलब ग्रुप ऑफ डिजीज। आई साइट अगर ठीक करना है उसके लिए, मतलब इससे चश्मा भी नंबर भी कम होता है या रुक जाता है, और स्पेक्टिकल नंबर रुक जाता है, कम हो जाता है, निकल जाता है, उसके लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। और ब्लड विजन है, डार्कनेस इन फ्रंट ऑफ आईज, ड्राइनेस, स्टिफनेस, फॉलिंग ऑफ आई लैशेस, आई लैश अगर फॉल हो रहा है, डर्टीनेस ऑफ द आईज, आंखें पूरा एकदम कैसा तो रख रहा है कि पूरा स्क्लेरा पूरा एकदम मिट्टी मिट्टी मटमैला जैसा है, या स्क्विंट है, आंखों की पलके बार बार ये हो रही है, वो हो रही है, या क्विंट जो रहती है, क्विंट में इंसान टेढ़ा देखता है ना, क्योंकि वहां पे जो ऑप्टिक मसल्स होती हैं वो अगर कंट्रोल पावर नहीं रह रहा है उसके वजह से क्विंट है। इंजुरी है, ट्रॉमेटिक कंडीशन ऑफ आई है, टायर्ड और एकिंग पेन हो रहा है, बर्निंग पेन हो रहा है, तो उसके लिए हम नेत्र तर्पण करते हैं आई साइट को ठीक करने के लिए। जो लोग कंप्यूटर पे बहुत ज्यादा टाइम देते हैं उनके लिए बहुत उपयोगी रहता है। इससे टेंशन कम हो जाता है। और हमारे साथ एक आदरणीय जितेंद्र मिश्रा जी जुड़े थे, उन्होंने ग्लूकोमा के पेशेंट में भी नेत्र तर्पण किया, जहां पे जो प्रेशर होता है एक्वस ह्यूमर का, विट्रस ह्यूमर का, वो भी उन्होंने रिड्यूस किया था। वो हमने लाइव देखा था आयुष दर्पण के सेशन में। तो इससे टेंशन कम हो जाता है, माइग्रेन का हेडेक ठीक हो जाता है, और ड्राई आई, इची आई, खुजली आ रही है उसमें फायदा होता है, एलर्जीज होती है आंखों में, फिर विजन इंप्रूव होता है, कंसंट्रेशन इंप्रूव होता है, मेंटल एक्यूटी अच्छी हो जाती है, और जो टीवी कंप्यूटर स्मार्टफोन का जो स्ट्रेन है वो कम हो जाता है। उसी तरह से आंखों में ट्विचेस आ रहे हैं, आंखें फड़क रही हैं, इसी तरह से स्क्विंटिंग है, सॉकेट टेंशन, आई सॉकेट टेंशन है, आंखों के जो आंखें जिस पे हैं वहां पे प्रेशर बढ़ रहा है, या रिंकल्स है, डार्क सर्कल आईज अराउंड अराउंड द आईज, आंखों के आगे झुर्रियां और डार्क सर्कल पड़ गए हैं, वो ठीक हो जाते हैं। नेचुरल डिजनरेशन ऑफ आईज को रोक देता है। और घी जो है लिपिड स्ट्रक्चर के बराबर होता है, तो नेचुरल लुब्रिकेशन करता है, और ऑप्टिक नर्व के टिश्यू को वो ये करता है। तो जो लोग प्रोस्थेटिक आईज पहनते हैं, उनके लिए भी, या लेंस पहनते हैं उनके लिए भी बहुत बेनिफिशियल है। और जो फोकस नहीं कर पाते हैं, देख नहीं पाते हैं, जिसको बहुत ज्यादा आंख से आंसू आ रहे हैं, सेंसिटिविटी बढ़ गई है आंखों के लिए, या रेडनेस हो गया है, ड्राइनेस हो गया है, और स्क्रीन ज्यादा देखने से आई स्ट्रेन हो रहा है, नींद नहीं आ रही है, मेंटल फटीग है, उनके लिए फायदा होता है। जो कंप्यूटर स्क्रीन पे काम कर रहे हैं और जो कंसंट्रेट करना चाहते हैं आंखों से, तो ये पित्त दोष, क्योंकि घी का हम कल्पना यूज कर रहे हैं, तो पित्त दोष को बैलेंस करता है, इन्फ्लेमेशन है आंखों में, कंजक्टिवाइटिस वगैरह, वो ठीक करता है, हीट को बैलेंस, पित्त दोष को बैलेंस करता है, विजन को अच्छा करता है, और माइंड को खुश कर देता है। इसी तरह से ड्राइनेस है, जख्म है, ये सबको ये ठीक कर देता है। जिनको डायबिटीज है, डायबिटिक रेटिनोपैथी है, डायबिटिक मैक्युलोपैथी है, या हाइपरटेंशन की वजह से आंखों में कम दिख रहा है, या एक व्हाइट स्पॉट दिख रहा है, वो सब ठीक हो जाता है। और आंखों की ब्यूटी उसको अच्छा करता है, आंखों को रिजुवनेट करता है, नया सेल बनाता है, आंखों को नरिश करता है। मैं और बताऊंगा, मैं चाहता हूँ आप लोग कुछ बोलिए। पहले मैं आदरणीय प्रमोद मिश्रा जी को बुलाना चाहूंगा। डॉक्टर प्रमोद मिश्रा जी, अगर आप सुन पा रहे हैं, आप रक्तार्श पे कुछ बोलना चाहेंगे सर? डॉक्टर प्रमोद मिश्रा जी, आप कृपया अनम्यूट करिए। नहीं तो अरविंद सर, आप कुछ बोलना चाहेंगे नेत्र तर्पण पे? हाँ सर, नमस्कार सर। हाँ हाँ नमस्कार, हेलो। मेरी आवाज आ रही है क्या हेलो। आप लोगों हाँ को? सर, आप सर अरविंद सर हम बाद में करेंगे, इनका थोड़ा गेस्ट लेक्चर सुन लेते हैं। जी सर, नमस्कार सर, आप सभी हाँ को प्रणाम। प्रणाम सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर, आपने तो मुझे जी सर। समय दिया। कल आपका अर्थ चिकित्सा के ऊपर में आपका लेक्चर हो रहा था, बहुत ही अच्छा लेक्चर था। तो चूंकि मैं अर्थ पे ही काम करता हूँ, पाइल्स, फिस्टुला और एनल फिशर, और 20 वर्ष हो गए हैं। परम श्रद्धेय आदरणीय गुरुदेव डॉक्टर लालता प्रसाद जी का शिष्य हूँ। और क्योंकि आपका लेक्चर चल रहा है, तो मैं यही चाहूंगा कि यदि आप लोगों को कोई प्रश्न हो प्रैक्टिकली, मैं उसका आंसर दूं, क्योंकि आपका नेत्र तर्पण तो हो रहा है, ऐसा नहीं है कि वो कट ऑफ हो जाए सेशन। तो आपके कोई भी प्रश्न हो प्रैक्टिकली, वो मैं तो चाहूंगा कि आप बस 5-10 मिनट रुक जाइए, थोड़ा अरविंद सक्सेना सर जी का बात सुन लेते हैं, फिर आपका हम ठीक आधा है। घंटा आप पे करेंगे, आपका जी बात सर, सुन। अरविंद सर, स्वागत है आपका। हाँ सर डॉक्टर अरविंद नमस्कार मेरे। सक्सेना सर। सर नमस्कार। सो देखिए सर, जब भी पित्त की, हेलो, आ जा रही है समझ? हेलो हाँ सर, आवाज आ रही है मेरी ना? हाँ, आइए सर, बोलिए सर। हाँ देखिए आती है देखिए सर, सर, आवाज आती है।
सर 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 जब भी नेत्र की रक्तता आएगी तो तुरंत, जब भी रक्तता आएगी या दाहा होगा, जलन हो गया, तो तुरंत दिमाग जो है पित्त में जाता है। तो केश पकते हैं और मूत्र में रक्तता आती है, नेत्र में पीलापन है, मूत्र में पीलापन है, मन में पीलापन है, नखों में पीलापन है, दांतों में पीलापन है, तो दिमाग तुरंत जाता है कि पित्त की तरफ संप्राप्ति जा रही है। और पित्त कौन सा है? यहाँ पे भ्राजक आलोचक पित्त है। अब वो आलोचक पित्त पुष्ट किससे हो रहा है? पाचक पित्त से। पंच महाभूत प्रधान पाचक पित्त होता है जो अन्य पित्तों को पुष्ट करता है। अब वो पुष्टि कहाँ से होगी? जब आपकी पाचक पित्त आपका अच्छा होगा या पुष्ट होगा, या मतलब पाचक का अग्नि आपकी ठीक होगी, तो जिसकी वजह से आपका पाचक पित्त अगर होगा, नॉर्मल होगा, तो रक्त का प्रसादन होगा, रक्त का पुष्टिकरण होगा, और वो जो है आपको पित्त की बीमारियां नहीं होंगी। अब आंखों की जब आती बात, तो आंखों में चूंकि आलोचक पित्त है, वो तो है क्योंकि दृष्टि के स्थान है, लेकिन वो मज्जा का भी स्थान है। ये आचार्यों ने बहुत बड़ी बात बोली है कि वो जो है अस्थि के बाद जो धातु मज्जा आ रही है उससे पुष्टि हो रही है। क्यों, कैसे, वहां से वो कैसे उन्होंने कहा कि जो है वहां जो पुष्टि हो रही है वो मज्जा की पुष्टि है। और वो मज्जा जो है धातु पुष्ट करना, आपका आई विजन, आपका अगर सारी धातुएं नॉर्मल है तो आपका विजन नॉर्मल होगा, आपकी आंखों में लालिमा नहीं होगी। हाँ, लालिमा के और भी कारण होते हैं, जैसे कि धूप तेज या धूल या पित्त की उग्रता, तीक्ष्णता, बीपी, और इसके अलावा एग्रेसिवनेस, इरिटेशन बिहेवियर, जो भी पित्त की तरफ इशारा करता है। तो वो वहां पे आपको नेत्र तर्पण, नेत्र बस्ती, जो आयुर्वेदिक का एक जो एक्सेलेंट चीज है, जिसमें आप वहां पे जो पित्त की अग्नि को वहीं पे उस त्रिफला घृत, जीवंती आदि घृत, ये सब चीजों, तिक्त घृत, ये सब आप वहीं पे ही आप समन कर सकते हैं। लेकिन आपको गृहिणी पे काम करना ही पड़ेगा, गृहिणी की दृष्टि ठीक करनी पड़ेगी। गृहिणी के लिए भी आपको क्योंकि आपको पाचक पित्त पे काम करना पड़ेगा, और वो उसके लिए आपको तमाम तरीके के तिक्तक घृत, महातिक्तक घृत, दाढ़ी मस्तक घृत, बिदारी आदि घृत, ये सब बोले गए हैं, उन्होंने गृहिणी पे रखा है। लेकिन उन्होंने कहा जब आप त्रिफला घृत है, इवन जीवंती आदि घृत भी रखा जाता है उसमें, लेकिन जब आंख की बात आती है तो उन्होंने कहा सबसे बढ़िया आपका काम करेगा त्रिफला घृत, जो अभी सर ने बताया। और जीवंती आदि घृत भी उन्होंने कहा है कि आंख के लिए, नेत्र बस्ती, नेत्र तर्पण के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। खाने के लिए आपको जैसे पित्त के सामक कई चीजें रखनी होती हैं, और जो पित्त वर्धक आहार विहार है उससे भी परहेज करना पड़ता है। कई चीजों उन्होंने बोला है कि आमले का चूर्ण है, लौह भस्म है, मुलेठी का चूर्ण है, ये सब की जो है इस्तेमाल बहुत अच्छे से करना चाहिए। और ज्यादातर उन्होंने बोला है कि जब भी आपका पित्त हो तो आप पित्त युक्त ऐसी चीजों में इसने विरेचन किया जाता है, और इसने विरेचन, रक्तमोक्षण वगैरह दिया जाता है, और घृत पान बोला गया है, और दूध की चीजें, दूध की बस्ती, ये सब चीजें बोली गई हैं। तो ये चिकित्सा आपको कोष से लेके करनी होगी, और आपको जब इस आंखों की तरफ जब ये दोष जा रहे हैं तो वो आपको उसको भी कंट्रोल करना पड़ेगा। इसके लिए उन्होंने रक्त की बस्ती या रक्त का तर्पण बोला है सर। राइट सर। जी सर, बहुत अच्छा बताया सर आपने। इस पर शशि मैडम आप कुछ बोलना चाहेंगी? आपने नेत्र तर्पण किया है। बीना मैडम कुछ बोलना चाहेंगी? हरिहर सर कुछ बोलना चाहेंगे? बोलिए प्लीज। हाँ, शशि मैडम बोलिए। गुड इवनिंग सर। नेत्र तर्पण मैंने कई बार प्लान तो किया, बट कर तो नहीं पाया प्रैक्टिकली, मतलब खुद से। पर कई पेशेंट्स का या बच्चों का भी, जैसे आजकल आपने बोला ना स्क्रीन वर्क, तो मेरे घर में खुद एक छोटा बच्चा था, तो उसके केस में ये था कि मोबाइल ज्यादा यूज था या जो भी है, तो स्क्विंट आइज नजर आ रही थी। तो मुझे पता है कि मॉडर्न में दिखाते हैं पहले लोग, तो उसमें हुआ कि मसल वीकनेस है, तो मैंने उनको बोला था कि हाँ नेत्र तर्पण करेंगे त्रिफलाग्र से, और त्रिफलाग्र घर पर ही बनाएंगे। हालांकि पेरेंट्स थोड़े एलोपैथिक माइंडसेट के थे, सो नहीं किया, और वाकई बहुत शानदार रिजल्ट होते हैं। प्रैक्टिकली नहीं किया, बट मुझे पता है सर। बहुत सारे पेशेंट्स को मैंने रिकमेंड किया है, या और डॉक्टर्स को जो उनको बताया अपने पेशेंट्स को कराने को, उन्होंने कराया और काफी बढ़िया रिजल्ट आया है।
जी सर, थैंक यू सर। एक प्रश्न है डॉक्टर शक्ति सोनी जी का फेसबुक पे कि प्रणाम सर, कंजक्टिवाइटिस में नेत्र तर्पण कर सकते हैं क्या? जहाँ पे नेत्राभिषंध है वहां पे क्लेद जन्य संप्राप्ति होती है, क्लेद बहुत ज्यादा बढ़ाता है, और हम जब घृत का तर्पण करें और क्लेद बढ़ जाएगा, तो वहां पे हमें एंटी इंफ्लेमेटरी आयुर्वेद के जो सूक्ष्म त्रिफला है, त्रिफला गुगुल, अमृता गुगुल, कैशर गुगुल, गंधक रसायन, आरोग्यवर्धिनी वटी, सप्तामृत लौह, ये देके हमें वहां का क्लेद निकालना है। जब वो पूरा क्लेद निकल जाए, आंखें थोड़ा अच्छा हो जाए, उसके बाद में तर्पण करना चाहिए घी का। ऐसे हम कंजक्टिविटी में और बढ़ जाता है, ऐसा अनुभव में है, इसलिए कंजक्टिविटी नेत्राभिषंध में नहीं बोला है, उसमें ध्यान रखे ना, नहीं करना चाहिए। जी सर, आज की जो कंडीशन है मेनली जो स्क्रीन वर्क लोगों का ज्यादा है या ड्राई आईज तो की वजह दो है। एक तो स्क्रीन वर्क है क्योंकि उसमें इंसान की पलकें नहीं चिपकती हैं, और एक जो एसी का बहुत ज्यादा यूज है उसकी वजह से है। तीसरा जो है इंसान का डाइजेशन का इश्यूज तो है ही, जिसकी वजह से ड्राई आईज है, या कह सकते हैं कि मज्जा धातु की दृष्टि है। तो वो सारी जगह जहाँ पर वातजन्य संप्राप्ति है वहां पर नेत्र तर्पण बहुत बढ़िया काम करेगा, तो उसमें करें तो अच्छा रिजल्ट आएगा। जी सर, थैंक यू। जी बहुत अच्छा बताया आपने। डॉक्टर हरिहर सर, आप कुछ बोलना चाहेंगे? डॉक्टर दिनेश सर, वीना मैडम, नेत्र तर्पण पे कुछ बोलना चाहते हैं आप लोग? चलिए अभी हम बस ये सर यही मैं पूछना चाहता था कि मैंने ना पहले जब हम करते थे पढ़ते थे हाँ, तो उस समय मैंने देखा कि इसके व्यापक भी हैं सर, थोड़े कईयों को ना ये घी रहा तो सूट नहीं किया करता था भाई, तो वो क्या सूट ये इसलिए आज नहीं किया हाँ क्योंकि उसको ऑटोक्लेव नहीं किया गया, उसमें इन्फेक्शन वाले नहीं, कोई मैं तत्व। आपको बताता हूँ सर कि उन्होंने फिर चेक कराया था, तो जी जो ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन लगते थे ना जी उस समय, हाँ तो उसकी मात्रा बहुत सूक्ष्म मात्रा में वो घी में आती थी। हाँ, ये तो सही बात। उन्होंने हाँ उन्होंने वो चेक कराया था, तो उसकी वजह से ये थोड़ा सा कह रहे थे कि हाँ भी ये सूट नहीं कर रहा हाँ, था, ये सूट नहीं कर रहा दूध था। निकालने के तो लिए जब जो उन्होंने चेक ऑक्सीटोसिन दिया जाता है उसका साइड इफेक्ट होता है। हाँ सही बताया, सही बताया आपने सर। मतलब वो गाय को क्या इंजेक्शन वगैरह दिया जा रहा है, सोफ्रामाइसिन का इंजेक्शन, उसका साइड इफेक्ट तो आंखों पे आएगा जिससे घी बनाए। बिल्कुल सर, फिर उन्होंने वेब निकाला कि हाँ भाई उसका गाय का देना जिसके इंजेक्शन नहीं लगता, हाँ फिर उसके बाद ठीक रहा जी उनको जी। ना। और डॉक्टर राम सर, आप कुछ बोलना चाहेंगे इस पर? चलिए अभी हम विषयांतर करते हैं। आदरणीय प्रमोद सर, डॉक्टर प्रमोद मिश्रा जी, आप बताइए सर, आप रक्तजर्श में क्या हेतु संप्राप्ति, हेतु लिंग औषध, इसके हिसाब से थोड़ा बताइए। और इससे ये फायदा होगा कि आपके पास और पेशेंट लोग आएंगे और सब वैद्य लोग को आपका ज्ञान का थोड़ा मिलेगा कि आप, हाँ बताइए सर। रक्तचार प्रणाम, नमस्कार सभी को, पुनः मैं आपसे जुड़ता हूँ। परम श्रद्धेय गुरुदेव डॉक्टर लालता प्रसाद जी को प्रणाम करते हुए। रक्तचार मीन्स ब्लीडिंग पाइल्स, एक होता है कफाचार्स और एक रक्तचार्स। तो ब्लीडिंग पाइल्स में जो मैंने देखा है पिछले 20 वर्षों का जो हमारा अनुभव रहा है, कि सबसे पहले हेतु क्या है, कारण क्या है, ये तीनों में एक ही मिलेगा। चाहे पाइल्स हो, फिस्टुला हो, रक्तचार्स हो, कफाचार्स हो, वाताचार्स हो, इन सभी में कारण सबका पहला प्राइम कारण मिलेगा कब्ज, कॉन्स्टिपेशन। अब कॉन्स्टिपेशन को हम तीन तरह से ले सकते हैं कब्ज को। पहला तो ये बहुत ज्यादा हार्ड स्टूल पास आउट हो रहा है। दूसरा ये, यदि हम बार बार मल त्याग के लिए जा रहे हैं और हमको प्रेशर लगाना पड़ रहा है, जोर लगाना पड़ रहा है। हमारे मित्र बैचमेट चैन गंगवार साहब भी जुड़े हुए, नमस्कार। तीसरा ये है कि हमको यदि डायरिया हो गया, अतिसार हो गया है, उसमें भी ये होता है कि जब हम बार बार जाएंगे तो वहां पर भी जो हमारी वेन्स होती हैं, 3 प्रोमिनेंट वेन्स होती हैं, 3, 7 एंड 11 क्लॉक पर। तो वो तीनों प्रोमिनेंट वेन्स क्या होती है, मैं ये भी बताऊंगा कैसे रक्तचार बनता है। तीनों प्रोमिनेंट वेन्स इंगोर करने लगते। अब देखिए, कब्ज होगा, कॉन्स्टिपेशन होगा, वेन्स का वर्क क्या है, ब्लड को, अशुद्ध रक्त को नीचे से ऊपर की तरफ ले जाना। तीनों जो प्रोमिनेंट वेन्स है वो क्या करती है, ब्लड को ऊपर की तरफ ले जाती है। और ये यदि हार्ड स्टूल पास होगा तो ये कंडीशन होगी कि वेन्स तो ऊपर ब्लड के लिए ले जा रही हैं, और स्टूल हार्ड पास हो रहा है तो इस तरह से नीचे की तरफ जा रहा है, और प्रेशर के साथ परिणाम होगा। परिणाम ये होगा कि जो वेनस वॉल्व्स हैं वो अपना प्रॉपर वर्क नहीं कर पाएंगे, और वेन्स इंगॉर्क कर जाती है। उनकी संरचना इस तरह से होने लगती है जैसे किसी गुब्बारे में पानी भर दिया जाए। अब इसमें 4 स्टेजेस होती हैं, अकॉर्डिंग टू हम मॉडर्न जाते हैं। 4 स्टेजेस होती हैं। 4 स्टेजेस में फर्स्ट ग्रेड में जो होता है वो
ब्लड हल्का सा आता है, यदि हार्ड स्टूल पास करने के दौरान ये प्रक्रिया बनती है, या बार बार मल त्याग के दौरान, या हम आधा आधा एक एक घंटे बैठे हुए हैं, मल का विसर्जन प्रॉपर नहीं हो पा रहा है और हम बैठे हुए फोर्स लगा रहे हैं, तो फर्स्ट डिग्री वहां पे कहा जाएगा कि पेशेंट कंप्लेंट लेके आएगा कि साहब मुझे कोई दर्द नहीं होता। जो सबसे खास इंपॉर्टेंट पॉइंट है ब्लीडिंग पाइल्स में, रक्तज अर्श में, वो सबसे पहला पेशेंट ये बताएगा कि डॉक्टर साहब हमको दर्द बिल्कुल नहीं होता है, और मल त्याग के दौरान जैसे ही हम मल विसर्जन के लिए प्रेशर लगाते हैं तो धार बांध के फुहार मार के ब्लड आता है। और अक्सर वो कहेगा जब मल त्याग हो जाता है उसके बाद डॉक्टर साहब ब्लड आता रहता है पिचकारी बांध। तो ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ चारों डिग्री में ये कंप्लेंट सेम ही मिलेगी, दर्द की कंप्लेंट बिल्कुल ही नहीं करेगा। अब फर्स्ट डिग्री में क्या होता है, केवल ब्लीडिंग होगी और पेशेंट मल त्याग के बाद में शौच क्रिया लेने के बाद में उठ जाएगा, तो उसको और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सेकेंड डिग्री पाइल मास यदि उसने अपने कब्ज पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि बहुतायत में ये देखा गया है बवासीर के पाइल्स के मर्ज को, अर्श के मर्ज को पेशेंट बहुत ही छुपा के रखता है। गुप्त रोग के बारे में भी बता देगा अपने आस पड़ोसी मित्रों को, परंतु पाइल्स के बारे में वो अपने मित्र को भी नहीं बताएगा। परिणामतः घर में जैसा खाना बन रहा है मिर्च मसाले का, हार्ट या जो भी कब्ज के कारण है उस तरह का खाना बन रहा है, वो घर में भी नहीं डिस्कस करता। अब आता है सेकेंड डिग्री पाइल मासिस। उसमें क्या होता है, ये पाइल मासिस का साइज इंटरनल हेमराइड्स का साइज बढ़ने लगता है, ये अपने साइज को बढ़ाने लगती है और पेशेंट फील करता है मल त्याग के दौरान, शौच के दौरान, कि उसको कुछ फूला फूला पार्ट सब बाहर आता हुआ दिखता है और ब्लीडिंग होती है। सेम वो बताएगा कि मल त्याग के दौरान या मध्य में या अंत में फोर्सफुली फुहार मार के ब्लड आता है। कैसा, जैसे किसी गुब्बारे में पानी भर दिया जाए और हम उसको सुई से प्रिक कर दें तो एक धारा आएगी, इस तरह का पेशेंट एक्सप्लेन करता है और इसी तरह से ब्लीडिंग भी होती है। थर्ड डिग्री पाइल मास में क्या होता है, जो हेमराइड्स हैं वो बाहर आ जाते हैं मल त्याग के दौरान और उनको डिजिटली रिड्यूस करना पड़ता है, फिंगर से रिड्यूस करना पड़ता है, और सेम यही इसी तरह से ब्लीडिंग, काफी प्रोफ्यूज ब्लीडिंग होगी। फोर्थ डिग्री पाइल मास में हम कहते हैं कि इंटरनल हेमराइड्स मल त्याग के दौरान बाहर आ जाते हैं, जबरदस्त ब्लीडिंग होती है एंड दे आर नॉट एबल टू बैक। हम उन्हें डिजिटली भी उनको रिड्यूस करेंगे तो वो बाहर ही आ जाएंगे और स्ट्रेंगुलेटेड से हो जाते हैं, कभी कभी अल्सरेशन भी हो जाता है बाहर उनमें। और ये कंडीशन होती है पेशेंट उकड़ू अगर बैठा कोई कार्य करने के लिए तब भी उसको ब्लीडिंग हो जाती है, क्योंकि जो एनल ऑरिफिस है उसकी मस्कुलेचर की वजह से जो कंप्रेशन होता है, पाइल मासेस बाहर पड़े हैं तो ब्लीडिंग की संभावना रहती है। ऐसा पेशेंट कंप्लेंट लेके आते हैं। अब हेतु में सीधा सीधा कारण सब मिलता है। 90% वह लोग जो मीट मच्छी और मिर्च मसाले, तली भुनी, चाट पकौड़े, समोसे, खट्टी चीजों का सेवन करते हैं, उनको बहुतायत में ये चीजें पाई जाती। तो सबसे पहले तो हेतु में ही है कि लाल मिर्च है, हरी मिर्च है, क्योंकि देखिए क्या होता है, पहले रक्त पित्त और रक्त पित्त से ये रक्तज अर्श में भी कन्वर्ट हो जाता है। वहां की वेंस जो होती हैं वो वेंस भी, उनमें पतलापन आ जाता है। जैसे किसी आप गुब्बारे को फूकिए ना, तो गुब्बारे को पहले जब हम फुलाएंगे उससे पहले, मेरी आवाज सुनाई दे रही है आप लोगों तक? हेलो? हाँ जी सर, जी सर। जी सर, जी सर। थैंक यू, कंटिन्यू करता हूँ। हाँ तो जैसे किसी हम गुब्बारे को रखा और गुब्बारे को हम पकड़े तो उसकी परत मोटी दिखाई देगी, बट जब हम उसको फूकेंगे तो गुब्बारा फूलता चला जाएगा और उसकी परत जो है वो बिल्कुल झिरी टाइप की होती चली जाएगी। तो यही सेम प्रक्रिया होती है रक्तज पे अर्श वालों में। 99% हिस्ट्री अम्ल पित्त की और रक्त पित्त की और देन कॉन्स्टिपेशन की मिलेगी ही मिलेगी। तो अब इसमें क्या होता है कि जब रक्त में अम्लता होगी तो वहां पर रक्त में अम्लता की वजह से पतलापन भी और आ जाएगा। ये मैंने चारों डिग्री जो पाइल मासिस हुए। अब ये आता है कि इन पाइल मासिस का जो काज बताया मैंने कि अरहर, उड़द, चना, मटर, मिर्च मसाला, तली भुनी चीजें, चाट पकौड़े, समोसे, इस तरह की चीजों से बचाव करना चाहिए, स्पाइसी फूड से बचाव करना चाहिए, ये तो मुख्य चीज रहती है। अब इसके बाद में मैं थोड़ा सा आपको ये दिखाने की कोशिश करूंगा, हल्की कुछ पिक्चर्स हैं। ये मेरा एक फौरी तौर पर अक्सर मैं अपना कुछ वीडियोस कभी कभी फेसबुक पे
संडे और फ्राइडे रहता है हमारा सेशन। देखिए आपके सामने ये दिख रहा होगा कि 3, 7 o'clock एंड 11 o'clock ये 3 प्रोमिनेंट बेंच होती हैं। परंतु यदि कब्ज की हिस्ट्री बनी रहती है, हम ध्यान नहीं देते हैं, पेशेंट ध्यान नहीं देता है, तो जनरली 1 o'clock और 5 o'clock और 9 o'clock पर भी पाए जाते हैं। तो मैक्सिमम मैंने यहाँ तक कि मैंने जो एक सबसे ज्यादा पाइल मासेस का जो इंटरनल हेमराइड्स का ऑपरेशन किया है क्षार सूत्र विधि से, उसमें मैंने 7 किए हैं, जो मुझे एक 12 पर भी मिला था। यहाँ से हम बैक करते हैं, आपसे सीधा जोड़ते हैं। अब इनमें मैं जी इनको जैसा पिक्चर में आपने देखा होगा, बड़े इजीली फर्स्ट डिग्री सेकेंड डिग्री में ये इनमें ऑपरेशन की कोई जरूरत नहीं होती है। सिंपल क्लासिकल ट्रीटमेंट यदि हम देंगे, क्लासिकल ट्रीटमेंट में क्या देना है, जब हम हिस्ट्री लेते हैं तो भैया यदि यदि अम्लपित्त की हिस्ट्री है, सॉरी रक्त अम्लपित्त की हिस्ट्री है, तो सबसे पहले तो हमको इसी तरह की चीजों को चलाना रहता है, जैसे शतावरी का चूर्ण हो गया, प्रबाल पिष्टी हो गया, मुक्ता सुक्ति भस्म हो गया, कहरबा पिष्टी हो गया। शतावरी 100 ग्राम ले लेते हैं, प्रबाल पिष्टी 10 ग्राम ले लेते हैं, मुक्ता सुक्ति भस्म को हम 10 ग्राम ले लेते हैं, और इसमें कहरवा पिष्टी को हम 2.5 ग्राम ले लेते हैं और उसमें मिक्सअप कर देते हैं। साथ में 50 ग्राम उस्यानुक चूर्ण भी मिला देते हैं। उस्यानुक चूर्ण का बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है ब्लीडिंग पाइल्स में, जबरदस्त। और उसको बोलते हैं पेशेंट को 1-1 चम्मच लेते रहिए। अब दूसरा आता है कि अर्श है और रक्तजर्स है और पित्त में अम्लता की संभावना, रक्त में अम्लता की संभावना मिलेगी, तो यहाँ पर हम उशीरासव का प्रयोग कराते हैं। यदि कफजर्स है, वातजर्स है, तो वहां पर हम अभ्यारिष्ट का प्रयोग कराते हैं। परंतु यहाँ पर क्या है, ब्लीडिंग पाइल्स में, रक्तजर्स में हम उशीरासव का प्रयोग कराते हैं 30 ml दिन में 2 बार। एक बहुत अच्छा किसी कंपनी का शायद नागार्जुन का है, उदुम करके सिरप आता है, उसका भी बड़ा अच्छा रिजल्ट। यहाँ पर हम अरसोग्नि बटी का प्रयोग कराते हैं, रक्त स्तंभक बटी का प्रयोग कराते हैं 2-2 गोलियां, और लज्जा कई एक ऐसे कॉम्बिनेशन है जिसमें लज्जालू है ना, छुई मुई का कंटेंट्स होते हैं, उसका हम प्रयोग कराते हैं। अब सबसे खास बात है, इसमें लग्जेटिव आपको जरूर देना रहता है, चाहे वहां पर अभिपत्तिकर चूर्ण का प्रयोग करें, पंचसकार चूर्ण का प्रयोग करें, विडंग तंडुलादि चूर्ण का प्रयोग करें, अथवा षट सकार चूर्ण का प्रयोग करें। बहुत सारे स्वादिष्ट ब्रीचन चूर्ण का बहुत अच्छा रोल है, बहुत सारे कंपनियों के पेटेंट्स भी आते हैं। तो ध्यान रखना है, हमें अम्लपित्त का चिकित्सा करनी होगी, हमें उसी रासब दे करके, जो वहां पर भी यही अम्लपित्त को हमने कम किया, और लग्जेटिव में हमने अभिपत्तिकर चूर्ण का, तीव्रता अवलेह का, कई बार हमको कहीं पे भी कॉन्स्टिपेशन नहीं रिमूव होता है, तो लास्ट में हम क्या करते हैं, तीव्रता अवलेह का प्रयोग करते हैं। यकृत प्लिहारी लौह का भी प्रयोग करना पड़ता है, ये खास तौर से वातजर्स में, कफजर्स में प्रयोग करना पड़ता है, जहां एनल फिशर की हिस्ट्री होती है। तो यदि हम अब आते हैं झारसूत्र पार्ट का, फर्स्ट डिग्री और सेकेंड डिग्री में क्लासिकल ट्रीटमेंट से ही ठीक हो जाते हैं, यदि पेशेंट अपने आहार विहार और निद्रा पर ध्यान देता है। बट थर्ड डिग्री और फोर्थ डिग्री में जहां पाइल मासेस बाहर आ जाते हैं, वहां पर इजीली एक क्षार सूत्र सर्जन क्या करता है कि, जब देखिए सबसे खास बात है कि यहाँ पर दर्द नहीं होता है रक्तजर्स में, वो ऑपरेट के टाइम में भी नहीं होगा और पेशेंट भी दर्द की हिस्ट्री नहीं देगा। बाहर पाइल मासेस आ गए, 3 o'clock पर है, 7 o'clock पर है, ऑपरेट करते समय, क्षार सूत्र लाइगेट करते समय एक विशेष बात ध्यान देनी है कि स्किन का कोई भी पार्ट नहीं आने पाए, स्किन का कोई भी पार्ट नहीं आने पाए। वेब कॉक से हमने पकड़ा उसको, RT-46 से प्लेन पकड़ा, कर्व नीडल हमने ले ली और उसमें क्षार सूत्र हुआ है, मिड पॉइंट में हमने इसको लगाया और 1 नाट ऊपर और 3 नाट नीचे लगा दी कस के। परिणाम क्या हो गया कि वहां पर ब्लड सप्लाई रुक जाएगी और क्षार सूत्र अपना कार्य करेगा। जब ब्लड सप्लाई रुकेगी तो डेफिनेटली वो सूखने लगेगा। क्षार सूत्र कटिंग एंड हीलिंग प्रोसेस को प्रोमोट करेगा, और 6ठे 7वें इवन 5वें दिन तक भी मैंने देखा है इजीली जो हेमराइड्स है, जो जिस पार्ट को हमने बांध दिया था, वो आउट हो जाता है, कट थ्रू हो जाता है, और पेशेंट उस समय कंप्लेन करेगा, साहब बहुत जबरदस्त ब्लीडिंग हुई। तो 1 या 2 डेज उसको उसी तरह से ब्लीडिंग होती जैसी उसको ऑपरेट से पहले जनरली हुआ था। घबराने की जरूरत नहीं होती है। उसके लिए हम
फिटकरी का जो पानी है, फिटकरी तसला आइटम में गुनगुना पानी ले लेते हैं और पेशेंट से कहते हैं फिटकरी को 10-15 बार ऐसे फिटकरी के टुकड़े को हिला दो, उसका सत्व आ जाएगा और उसमें आप हॉट सीट्स बाथ लो। और साथ में ये कभी कभी बहुत जबरदस्त ब्लीडिंग होती है तो दूर्वा स्वरस का हम प्रयोग कराते हैं, चांगेरी घृत का प्रयोग कराते हैं। चांगेरी जो घास है बहुतायत में हमारी तरफ पाई जाती है, लोग बोल देते हैं कि चांगेरी घास को चबाओ और उसका रस लो, दूब घास को धुलो और उसको चबाओ, उसका रस लो। तो इस तरह से बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। पिछले 20 वर्षों 21 वर्षों से 4 वर्ष तक मैं अपने गुरुदेव के सानिध्य में रहा। अभी भी उनका हमारे ऊपर बरदस्त रहता है। लगातार कोई भी कॉम्प्लिकेशन होता है मैं उससे पूछता हूँ। आज भी वो स्वस्थ हैं, मोर देन 80 ईयर्स हैं। तो पिछले 20-21 वर्षों से मैं कर रहा हूँ, लगभग मोर देन 3000 हमने अर्श के ऑपरेट किए होंगे, इंटरनल हेमराइड्स के। सबसे ज्यादा एनल फिशर के किए हैं वो 5000 से ऊपर, फिस्टुला भी लगभग 5-6 हजार किए होंगे, रेक्टल पॉलिप कम किए हैं, थ्रोम्बोज पाइलमासिस काफी किए हैं। तो इसमें इंटरनल हेमराइड्स में बस 3rd डिग्री और 4th डिग्री में आपको क्षार सूत्र करना ही करना है। आई थिंक सो दैट इज ऑल अबाउट जो शॉर्ट में बता सकता था मैं इंटरनल हेमराइड या अर्श के बारे में। अब मैं चाहूंगा ये जो अर्श का इंटरनल हेमराइड या रक्तज अर्श के बारे में जो भी सूक्ष्म बिना तैयारी के मुझे बताना था, प्रैक्टिकली बता दिया। आप लोगों का कोई प्रश्न हो वो पूछिएगा तो शायद और मैं अपना बेहतर प्रैक्टिकली इसको डिफाइन कर सकूं। थैंक यू। डॉक्टर दिनेश सर, नमस्कार सर। पूछिए सर। सर बहुत अच्छा लगा, बहुत जानकारी मिली। सर सिर्फ इतना बता दें कि आईबीएस में और रक्ताश्म में क्या फर्क होता है, थोड़ा सा डिफरेंशियल बता दें हमें जरा का। बहुत बहुत अच्छा प्रश्न पूछा सर। इससे आईबीएस टर्म ना इस्तेमाल करें, इससे हम लोग इसको कह दें रक्तज ग्रहणी या अल्सरेटिव कोलाइटिस, क्योंकि आईबीएस तो डिफरेंट चीज है। आईबीएस में तो मरीज जो है पेशेंट मल त्याग के लिए जाता है। बेटा आपने पेशेंट नहीं, अभी 5 मिनट का हमारा सेशन चल रहा है, अभी आप लोग को बुला दो। ठीक, थैंक यू। तो हाँ जी सर, इसमें वही हाँ जी, अल्सरेटिव अल्सरेटिव कोलाइटिस को अगर हम कोलाइटिस में। बोले, बहुत अच्छा प्रश्न किया सर। इससे कई सारे बंगाली लोग कंफ्यूज होकर के जबरदस्त ऑपरेट कर देते हैं और मैं भी इनिशियली कंफ्यूज हुआ करता था। आईबीएस इज अनदर थिंग, वो ग्रहणी का पार्ट हो गया, बट यहाँ पर हम रक्तज ग्रहणी बोलेंगे या अल्सरेटिव कोलाइटिस बोल देंगे। देखिए सर, सबसे खास बात है अल्सरेटिव कोलाइटिस या और रक्तज अर्श में यही अंतर होगा कि पेशेंट कंप्लेंट करेगा कि साहब मुझे पेट में ऐंठन होती है, टेनेस्मस होता है, पेट में दर्द होता है और मल के मध्य में मल से चिपका हुआ ब्लड आता है, जिसको हम लोग कह देते हैं खूनी पेचिस जनरली। तो इसका ट्रीटमेंट इजीली 1 सप्ताह से 2 सप्ताह तक इसको ठीक किया जा सकता है। बस हमको उसकी हिस्ट्री, जबरदस्त हिस्ट्री को लेना पड़ता है, पेशेंट से पूछना पड़ता है भैया जब आपको दिन में कितनी बार पॉटी के लिए जाते हो, वो कहेगा साहब 8-10 बार जाते हैं। अब जाते हो आप तो ब्लड आपका फुहार मार के आता है या ब्लड मिक्स होके आएगा, तो वो कहेगा कि सर ब्लड मिक्स कर होकर के आता है, या कहेगा केवल ब्लड होता है और बहुत जोर लगाना पड़ता है, तब जरा सा जो है पॉटी आती है और थोड़ा ज्यादा सा ब्लड उसमें चिपक गया, इस तरह का वो कंप्लेन करेगा। तो देयर इज ओनली वन डिफरेंस बिटवीन द अल्सरेटिव कोलाइटिस एंड internal hemorrhoids. In internal hemorrhoid, patient will not tell about the painful condition in abdomen. He or she will not tell the tenesmus in abdomen. But in ulcerative colitis या रक्तज ग्रहणी में वो बताएगा साहब पेट में बहुत दर्द होता है और अम्ल पित्त की हिस्ट्री जरूर देगा। वहां से सिंपल सा ट्रीटमेंट का पार्ट ले लेते हैं हम। तो चंद्रकला रस का बहुत बढ़िया रिजल्ट, उसी रास हुआ, चंद्रकला रस हुआ, रक्त स्तंभक बटी हुई, कुटज का भी कोशिश करते हैं वहां पे कुटज अरिष्ट ना देकर के कुटज अवलेह का प्रयोग करते हैं, क्योंकि अरिष्ट जो है कहीं ना कहीं कुछ दीपन पाचन तो बढ़िया करेगा, बट वो उसी रासब से हमने काम चला दिया, एक अरिष्ट ऑलरेडी हो गया। तो यहाँ पर हम कुटज अवलेह कुटज पति का प्रयोग कराते हैं। पुष्प धनवा रस का पुष्यानुचूर्ण का यहाँ पर भी बहुत अच्छा रोल रहता है। बाकी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट मीन्स उसका जो भी हिस्ट्री निकल के आती है उस आधार पर हम चिकित्सा। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। प्रश्न आपका? एक्चुअली गल है, हाँ जी, एक्चुअली सर आजकल जो इंग्लिश सीट लगी है ना, तो पेशेंट कई बार डिफरेंशियल नहीं बता पाता कि मुझे किस तरह की आ रही है। आगे होता था कि मतलब पैर के बाहर हम पॉटी वगैरह करते थे तो पता लग जाता था, पेशेंट बता देता था। आजकल इंग्लिश सीट होने की वजह से ना वो ज्यादा कई बार बता नहीं पाता कि मुझे किस तरह की पॉटी आ रही है, किस तरह की नहीं आ रही है ना, स्टूल वगैरह। जी अच्छा, और दूसरा चीज है कि हम लोग जब प्रक्टोस्कोपी करते हैं ना सर,
प्रैक्टोस्कोपी में, पीआर में, प्रैक्टोस्कोपी में सब पता लग जाता है। क्योंकि प्रैक्टोस्कोपी की यदि इंटरनल हेमराइड्स हैं तो आपको इजीली 3 o'clock, 7 o'clock, 11 o'clock या 9 o'clock, 5 o'clock, 1 o'clock पर कहीं पर भी इंटरनल हेमराइड है वो बड़े इजीली दिख जाता है। ये धीमे धीमे जब प्रैक्टोस्कोपी हम करते जाते हैं तो उसी तरह से इसमें आदत पड़ जाती है। जैसे हम ना शुरुआती दौर में ब्लड प्रेशर चेक करते हैं तो हमको तो समझ में नहीं आता, धीमे धीमे प्रैक्टिस में आ जाता तो हम लोग आइडिया लगा लेते हैं। ऐसे ही प्रैक्टोस्कोपी को यदि हम सालों साल करते हैं तो बड़े इजीली पता लग जाता है। प्रैक्टोस्कोपी से बहुत सारी चीजें पता लगती है। जी सर, एनी मोर क्वेश्चन? कोई पूछे? डॉक्टर शशि मैडम आप कुछ पूछना चाहती हैं? बीना मैडम कोई पूछना चाहता है? नहीं। और तो आप नाक केसर का कोई रोल सर इसमें है जी? यस सर। नाक केसर का चूर्ण का कोई रोल है जी इसमें? आवाज बहुत कम, शायद हमारे मोबाइल में कम है। नाग पूरी तरह से नाग केसर, नाग केसर, नाग केसर का क्या रोल है? का बहुत बड़ा रोल है सर, बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा रोल है। और हम इसका चूर्ण अलग से मंगवाते हैं और उसका हम प्रयोग करवाते हैं। चूर्ण कई तरह के चूर्ण, हम अभिपतिकर को मिला दिया, उसमें पुष्यानक मिला दिया, नाग केसर का मिला दिया, तो इस तरह से शतावरी को मिला दिया, प्रबाल पिष्टी, मुक्ता सुक्ति भस्म, कहरवा पिष्टी, ये तमाम तरह का एक चूर्ण बना के हम रख लेते हैं और पेशेंट को प्रोवाइड कराते हैं। और वो तो हमारा रहते ही पेट ठंडा की दूरबा स्वरस और चांगेरी घृत, चांगेरी घास का स्वरस और फिटकरी वाला। तो ये एक अर्शिकाई काढ़ा भी हम रखते हैं, बट वो कफज और वातज अर्श के लिए। जी सर। जी, और कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो पूछिए प्लीज। डॉक्टर हरिहर सर आप कुछ पूछना चाहते हैं? डॉक्टर गंगवार सर कुछ पूछना चाहते हैं? डॉक्टर गंगवार सर तो हमारे बैचमेट हैं और हम लोग साथ में गुरुदेव से सीखा करते थे। और हरिओम कोहली सर भी? हाँ जी, हरिओम कोहली सर भी हमारे बैचमेट। हम तीनों बैचमेट हैं। बड़ा अच्छा मस्त लाइफ उस समय जिया करते थे। पढ़ाई पे फोकस था इतना ज्यादा नहीं, लेकिन प्रैक्टिकली बहुत फोकस था। और आपकी बाद में मैडम धीमे भी? धीमे। आपकी मैडम भी जी आपकी क्लासमेट ही है ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बैठी है हमारी मैडम, देखिए दूसरे चैम्बर में बैठी है। अच्छा जी। जी तो हमारी क्लासमेट थी और अब तो पार्टनर है ना। शशि मैडम आप कुछ पूछना चाहती हैं तो पूछिए प्लीज। शशि मैडम, भोसले सर कुछ पूछिए। हाँ शशि मैडम पूछिए। हाँ जी सर, गुड इवनिंग सर, उषा सर, प्रणाम सर। एक्चुअली कई बार पाइल्स के पेशेंट आते हैं और ये बात सही है कि पाइल्स के पेशेंट को जब तक पीआर नहीं करते, या कई बार पेशेंट पीआर के लिए नहीं भी बोलता तो पर भी ये बात तो सही है, जब तक सर देखो नहीं तब तक आइडिया नहीं लग पाता, क्योंकि पेशेंट हिस्ट्री तो नहीं दे पाता है। पर जी होती है प्रॉब्लम। जी सर, तो इस पर एक अच्छा लंबा सेशन लीजिएगा तो सर बेटर रहेगा, मतलब जहाँ पर एनाटॉमी वाइज ज्यादा डिफरेंस है, वीडियो से ज्यादा पता चले कुछ उस तरह की चीजें। सर का आदेश होगा। मैं हाँ साप्ताहिक कभी एनएल जी। ऑफिसर को ले लिया, आप कभी आप बताइए फिस्टुला। सर, आप कब आएंगे? कल आएंगे, परसों आएंगे, संडे को आएंगे, कब आएंगे आप बताइए। जी आप, सर, आप किस आप तारीख? आप आदेश करिएगा। नेक्स्ट वीक में एक लेक्चर रख लीजिए, हाँ जैसा ठीक है। आप बता दीजिए। आप बताइए अगले मंगलवार बुधवार कब आपको टाइम है? हाँ ठीक रहेगा सर। अगले मंगलवार को रख लीजिए। आज मंगलवार है, अगले हाँ मंगलवार को हाँ हम उस पे एनएल फिशर पे और हाँ शेष पार्ट आपका कोई रक्त अर्ज का रह जाए उस पे हाँ। डिस्कस करते हैं। तो आपका 1 घंटे का सेशन रहेगा। और आपका एक फोटो मुझे भेज दीजिए और आपका डिग्री वगैरह हॉस्पिटल का लिख दीजिए, उसका पोस्टर बना देता हूँ, फिर वायरल कर मैं दूंगा। मैं भेज दूंगा सर, मैं भेज दूंगा। कल मैं आपका लेक्चर सुन रहा था, मेरा मन कराया। ऐसा होता है ना, कोई व्यक्ति किसी चीज का विशेषज्ञ होता है, हाँ हालांकि विशेषज्ञ नहीं कहा जाएगा क्योंकि प्लेन बीएमएस ही हूँ, बट ये है कि मेरा अनुभव 21 सालों का यहाँ और 4-5 सालों का गुरुजी के साथ में अनुभव जबरदस्त है। और 10-12 हजार से ऊपर मैं 400 विधि पे ऑपरेट कर चुका हूँ पिछले 20-21 सालों। बहुत अच्छा। और सर आप कहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं थोड़ा मैं भेज बताइए दूंगा तो सर। लोगों को। कहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं सर आप? जी सर, कहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं? ये हमारा तहसील तिलर है, जिला शाहजहांपुर, उत्तर प्रदेश में, बरेली के पास में ही है। बरेली के एसआरएम आयुर्वेदिक कॉलेज से मैंने डॉक्टर के एन गंगवार सर और डॉक्टर कोहली सर
तीनों ने साथ साथ, हमारी डॉक्टर धर्मपत्नी डॉक्टर शुभा मिश्रा जी, तो ये चारों लोगों ने साथ ही साथ वहाँ पर बीएमएस किया और देन अपने अपने क्षेत्रों में प्रैक्टिस करे। बरेली में भी 3-4 साल प्रैक्टिस किया, बट 2004 से तिलहर में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और अब तो पूरा पंचकर्म सेटअप है हमारा, वो भी करता हूँ। पाइल्स फिस्टुला तो स्पेशलाइजेशन है ही हमारा। और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे शाहजहाँपुर में भी मैं सैटरडे के सैटरडे बैठता हूँ। थैंक यू जी, थैंक यू। तो अभी मैं सेशन, और आपके चिरंजीव हैं वो भी आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, अभी बन रहे हैं ना? हाँ जी सर, जी सर, जी सर, हाँ, वो तो आपका आशीर्वाद मिल चुका है। और हाँ। बड़ा सर खुशी की बात ये है कि बीएमएस वो बड़े चाव से कर रहा है, मतलब बहुत इंटरेस्ट से कर रहा है। फर्स्ट प्राप्त सेकंड प्राप्त क्रॉस कर लिया है और खूब पढ़ाई में मन लगता है उसको। हम लोग पढ़ते थे पदार्थ विज्ञान समझ में नहीं आता था, और वो कहता पापा सबसे अच्छा तो पदार्थ विज्ञान समझ में आया था। तो मैंने कहा फिर सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हैं तो डिस्कस करते हैं, तो बड़ा इंटरेस्ट ले रहा हूँ। ये बहुत अच्छी बात। जी सर, बहुत अच्छा सर। तो सर अगले मंगलवार को हम लोग आपका सेशन रखेंगे स्पेशल। आपका नाम, एड्रेस, ये सब मुझे भेज दीजिए, मैं उसका पोस्टर बना के वायरल कर दूंगा। आपका अगले मंगलवार को 7 से 8 आपका सेशन होगा। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच फॉर एवरीबॉडी टू लिसनिंग मी। और जो भी छोटा सा ज्ञान था, थोड़ा ज्ञान था, आप लोगों को देने की कोशिश की। कहीं कोई गड़बड़ी रही हो पूछिएगा, आगे और पढ़ करके समझ के बताने की कोशिश करेंगे। थैंक यू। जी सर, थैंक यू सर। अभी मैं सेशन बंद करता हूँ। रात को 9 बजे से 10 बजे तक हमारा क्लिनिकल केस टेकिंग का सेशन होगा। आप लोग जुड़ जाइए। और प्रमोद सर, मैंने आपको ग्रुप का वो दिया है लिंक, आप ग्रुप में आ जाइए। सर। जी सर, जी सर, जी सर, जी सर, ठीक हाँ, सर, थैंक यू किसी सर। को कुछ बोलना है? पाठक आगे सर। बढ़िए। हाँ जी, बोलिए सर। हरिहर सर कुछ बोलना चाह रहे हैं, सोमनाथ। नहीं, मैं तो आपसे पूछना चाहता हूँ कि अभी ये आपका नेत्र तर्पण पूरा हो गया कि और चलेगा? और चलेगा सर, और चलेगा, लेकिन मुझे सर को भी थोड़ा सुनने का मन कर रहा था। वो तो बराबर है, तो कल ही पूरा कर लेना है। हाँ, नेत्र तर्पण पे और होगा हमारा। ठीक है सर, तो मैं अभी सेशन बंद करता हूँ। अब हम रात को 9 बजे मिलते हैं। थैंक यू, प्रणाम, गुड नाइट। अब हम मिलते हैं।